हेलो साथियों। आज कंडेंसर की क्लास नंबर 2 है। इससे पहले कंडेंसर का क्लास 1 हम लोग कवर कर चुके थे, जिसमें हमने अलग अलग प्रकार के कंडेंसर को क्लासीफाई करके आपको बताया था कि कंडेंसर क्या है भाई, कंडेंसर कितने प्रकार का होता है। जिसमें हमने सबसे पहले तो आपको कंडेंसर बताया था कि कंडेंसर जो डिवाइस होती है वो किस किस के बीच में लगाई जाती है ना। कौन कौन से कंपोनेंट के बीच में कंडेंसर लगा होता है और क्या इसका काम होता है। तो जैसा कि आप हो सकता है कि आपको पीछे की क्लास याद होगी, तो हमने एक छोटा सा फिगर आपको बना के दिखाया था कि यहाँ पे होता है कंडेंसर, यहाँ पे होता है आपका कंप्रेसर और यहाँ पे होता है आपका इवापोरेटर, है ना। और ये है आपका एक्सपेंशन वाल्व। आपका जो रेफ्रिजरेंट है कुछ इस तरह से क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा होता है एंटी क्लॉकवाइज, है ना, क्योंकि ये वर्क कंज्यूमिंग है ना, वर्क कंज्यूमिंग साइकिल है। इससे हमको वर्क मिलता नहीं, इसमें हमको खुद जो है वर्क इनपुट देना पड़ता है। तो कंडेंसर चल रहा है, तो कंडेंसर कहाँ लगा होता है, तो कंप्रेसर और एक्सपेंशन वाल्व के बीच में, या कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व के बीच में एक छोटी सी डिवाइस और लगी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसीवर, है ना। रिसीवर का काम क्या होता है कि कंडेंसर जो है आपका रेफ्रिजरेंट यहाँ से इवापोरेटर से जब निकलता है रेफ्रिजरेंट, तो वो क्या होता है, वाष्प होता है लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पर। लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पर क्या होता है, वेपर होता है, वेपर होता है। क्लियर है। उसके बाद कंप्रेसर उसको क्या करता है, कंप्रेस करके आगे भेजता है, टेम्परेचर बढ़ा करके कंडेंसर के पास जाता है वो, है ना। कंडेंसर के पास जाने के बाद हीट क्या होती है, बाहर जो है ऊष्मा क्या होती है, रिजेक्ट होती है, ऊष्मा को बाहर निकाल दिया जाता है। और आपको पता है कि किसी भी मटेरियल से अगर हीट को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कूल हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर वो लिक्विड है तो वो ठोस बन जाएगा। जैसे पानी से अगर हम हीट निकाल लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। गैस से अगर हम लोग हीट निकाल लें तो वो पानी बन जाता है। तो यहाँ तक क्या है, यहाँ पे आपका वेपर है, यहाँ पे वेपर फॉर्म में है, वाष्प फॉर्म में है। और वाष्प से हमने क्या किया कि हीट को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, आपका लिक्विड बन गया। उसके बाद लिक्विड आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो रिसीवर में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। फिर जिस मात्रा में हमको इवापोरेटर को देना होता है एक्सपेंशन वाल्व, उस मात्रा में उसको क्या करता है, भेजता है इवापोरेटर के पास। यही प्रक्रिया पूरी हो रही होती है। तो कंडेंसर हमने आपको बेसिक बेसिक पिछले कक्षा में बताया ही था। इसमें हमने कंडेंसर के अलग अलग क्लासिफिकेशन को बताया था, कंडेंसर के अलग अलग क्लासिफिकेशन को बताया था, जिसमें हमने बेसिकली 3 टाइप के कंडेंसर आपको बताए थे, हो सकता है आपको याद होगा। एक था आपका एयर कूल्ड कंडेंसर, एयर कूल्ड कंडेंसर, क्लियर है। दूसरा आपका क्या था, वाटर कूल्ड कंडेंसर, वाटर कूल्ड कंडेंसर मैं नहीं लिख रहा हूं। और तीसरा आपका क्या था, इवापोरेटिव कंडेंसर, इवापोरेटिव कंडेंसर, ठीक है। अब एयर कूल्ड कंडेंसर में हमने फिर से आपको 2 क्लासिफिकेशन बताया था। एक तो नेचुरल एयर का जब हम लोग यूज कर रहे थे, यानी प्राकृतिक हवा का यूज कर रहे थे, नेचुरल कन्वेक्शन, एयर कूल्ड कंडेंसर, कंडेंसर। और एक क्या था आपका, फोर्स कन्वेक्शन, फोर्स कन्वेक्शन। फोर्स कन्वेक्शन का मतलब ये है कि इसमें हम लोग फैन का यूज करते थे। इसमें नॉर्मल हवा जो आसपास बह रही है, अगर उससे आपका कंडेंसर ठंडा हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते थे नेचुरल कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर। और अगर आप उसमें पंखा लगा दे रहे हैं, 0.1 या 0.2 एचपी का फैन या ब्लोअर लगा दे रहे हैं, उससे हवा आप दे रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, फोर्स बोलते थे। फिर आपने देखा था कि जो आपका नेचुरल, क्या था आपका, नेचुरल कंडेंसर था, उसमें आपने हमसे पढ़ा प्लेट टाइप कंडेंसर, फिन टाइप कंडेंसर, है ना, बॉडी टाइप कंडेंसर, अलग अलग प्रकार के कंडेंसर आपने पढ़ा था। वहीं पे फोर्स कन्वेक्शन में आपने क्या देखा था, रिमोट टाइप कंडेंसर, रिमोट टाइप कंडेंसर और चेचिस टाइप कंडेंसर, चेचिस टाइप कंडेंसर। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वाटर कूल्ड कंडेंसर, ये पीछे का सारा कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं। तो इस क्लासिफिकेशन से भी सवाल पूछे जाते हैं कि भैया प्लेट टाइप कंडेंसर जो है,
फिन टाइप कंडेंसर, बॉडी टाइप कंडेंसर, ये सब किस प्रकार में आते हैं, तो आपको बताना है कि ये नेचुरल कन्वेक्शन यानी इसमें किसी प्रकार कोई फैन का यूज नहीं किया जाता है, और ये एयर कूल्ड कंडेंसर में आते हैं, है ना। घरेलू रेफ्रिजरेटर में आपका यही सारे लगे होते हैं जो कि नेचुरल कन्वेक्शन होते हैं। आप फ्रिज के पीछे साइड में कभी नहीं देखोगे आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर होगा कि वहां पे कोई फैन लगा हो, तो वो आसपास की हवा से प्राकृतिक तौर पर क्या होता है, ठंडा हो रहा होता है। उसके बाद रिमोट टाइप हो गया, चेचिस कंडेंसर हो गया। इसमें क्या होता है कि हम लोग 0.1 या 0.2 एचपी का ब्लोअर या फैन लगा देते हैं, जिससे कि हमारी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब आते हैं हम लोग वाटर कूल्ड कंडेंसर में। तो वाटर कूल्ड कंडेंसर में फिर से जो है अलग अलग टाइप के जो है आपके क्या मिलते हैं, कंडेंसर मिलते हैं। इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। ये हम लोग कर चुके हैं, थोड़ा सा मेमोरी के लिए हमने आपको ये कराया कि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि अरे ये कहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए, वाटर कूल्ड कंडेंसर को फिर से हमने 3 भाग में बांटा, शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। शेल एंड ट्यूब, अब कंडेंसर मैं नहीं लिख, ठीक है, कंडेंसर मैं लिख देता हूं, ठीक है। शेल एंड ट्यूब कंडेंसर यानी ऐसा कंडेंसर जिसमें एक बंद सेल होती है, बंद पात्र होती है, और उसके अंदर छोटी छोटी पतली पतली ट्यूब लगी होती है। क्लियर है। दूसरे नंबर पे क्या है आपका, शेल एंड कॉइल कंडेंसर। क्या है, शेल एंड कॉइल कंडेंसर। अब इसका मतलब क्या है कि इसमें भी आपका क्या है, एक बड़ा सा सेल है, बड़ा सा बंद पात्र है, उसके अंदर कॉइल लगी हुई है, ट्यूब नहीं है इस बार, है ना। क्या लगी हुई है आपकी इस बार आपकी कॉइल लगी हुई है। तीसरे नंबर पे आपका क्या होता है, डबल पाइप, डबल पाइप कंडेंसर। अब इसमें क्या होता है कि 2 पाइप होती हैं, एक बड़े व्यास की पाइप होगी, एक बड़े व्यास की पाइप होगी, एक छोटे व्यास की पाइप होगी, है ना। एक बड़े व्यास की पाइप होगी, एक जो है आपकी वो छोटे व्यास की पाइप होगी, जो कि एक दूसरे में समाहित होती हैं। तो एक में पानी बहेगा और एक वाले में रेफ्रिजरेंट बहेगा। कुल मिला के आपके रेफ्रिजरेंट को ठंडा करना है और पानी के द्वारा। पिछली बार हम लोग हवा से कर रहे थे एयर कूल्ड में, यहाँ पे पानी के द्वारा करेंगे। अब पानी वाला कंडेंसर कहाँ होगा, जहां पे भारी बहुत बड़े बड़े प्लांट लगाए जा रहे होंगे, वहां पे आप वाटर कूल्ड कंडेंसर का यूज करोगे। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, ये देखने वाले हैं। अब देखिए, सेल एंड ट्यूब कंडेंसर में फिर से 2 प्रकार के कंडेंसर निकल के आते हैं। अगर सेल और ट्यूब कंडेंसर में जो सेल आपकी होती है, मान के चलिए आपके पास ये ऐसी सेल है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। एक बंद पात्र है, इसके अंदर पतली 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 क्या है, ट्यूब्स लगी हुई है। ये क्या है आपकी सेल है, अभी मैं फिगर दिखाऊंगा। और ये क्या है, जो पतली पतली है वो क्या है आपकी ट्यूब लगी हुई है। तो अगर आपका जो सेल है वो हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज अवस्था में रखा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल सेल एंड ट्यूब टाइप, हॉरिजेंटल सेल एंड ट्यूब टाइप। और अगर यही यही आपका सेल जो है इस प्रकार से हो जाए, इस प्रकार से हो जाए, है ना, और ट्यूब आपकी इसमें ऐसी ऐसी हो जाए, तो अब क्या हो गया, ये खड़ा खड़ा रखा गया, लंबवत रखा गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल बोलेंगे, वर्टिकल बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे, वर्टिकल बोलेंगे, यानी कि क्षैतिज, और वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर। हिंदी लिखना पड़ेगा, मैं बोलता चल रहा हूं। क्षैतिज और वर्टिकल का मतलब क्या है, ऊर्ध्वाधर। ठीक है। अब देखिए, सेल एंड कॉइल कंडेंसर एक ही प्रकार का होता है। अब इसमें कोई उलट फेर नहीं होता है। एक बड़ा सा सेल होता है, ट्यूब की जगह पे हम क्या करते हैं, एक कॉइल लगा देते हैं। क्या करते हैं, कॉइल लगा देते हैं। क्लियर है। तो वो सेल एंड कॉइल कंडेंसर, अभी हम लोग इसके डिटेल में जाएंगे, हालांकि इसके डिटेल में बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है आपसे, क्योंकि ज्यादा यूज नहीं होते हैं। फिर डबल पाइप कंडेंसर में क्या होता है कि एक बड़े व्यास की पाइप होती है, एक छोटे व्यास की पाइप होती है। बड़े वाले व्यास के पाइप में आपका रेफ्रिजरेंट बहता है और अंदर वाले में पानी बहता है। तो रेफ्रिजरेंट पानी के संपर्क में आता है, पानी ठंडा रहता है, उसकी वजह से क्या होता है, गर्म रेफ्रिजरेंट आपका कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, उसके बाद निकल के आपके रिसीवर में जाता है। क्लियर है। तो ये भी आपका 2 प्रकार से होता है। डबल पाइप कंडेंसर भी आपका 2 प्रकार से हो जाएगा। कैसे 2 प्रकार से हो जाएगा, देखिए, अगर आपका पानी इधर बह रहा है और आपका रेफ्रिजरेंट भी इधर बह रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पैरेलल फ्लो हो जाएगा। ये समांतर हुआ ना, एक ही साथ हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल फ्लो। और अगर आपका अंदर का जो
वाटर है, वाटर अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाए और आपका रेफ्रिजरेंट क्या हो, इधर जाए, दोनों अपोजिट हो गया ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, काउंटर फ्लो बोलेंगे, काउंटर फ्लो बोलेंगे। समझ में आ रही है ना चीजें? लिखते चलिएगा, छोटी छोटी हेडिंग अपने से बना करके लिखते चलिएगा, मैं यहाँ पे चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आपका इवापोरेटिव कंडेंसर में क्या है, इवापोरेटिव कंडेंसर में जैसे आपने देखा कि एयर कूल कंडेंसर हो गया, वाटर कूल कंडेंसर हो गया। एयर कूल कंडेंसर में आपने सिर्फ हवा का प्रयोग किया, वाटर कूल कंडेंसर में आपने क्या प्रयोग किया, सिर्फ और सिर्फ पानी का प्रयोग करके ठंडा किया आपके रेफ्रिजरेंट को। अब इन दोनों का मिला जुला जो रूप होता है वो इवापोरेटिव कंडेंसर होता है। इसका मतलब है कि इसमें वाटर प्लस एयर, जैसे कि आपका कूलर, कूलर जो आप घर में यूज करते हैं, पानी पीछे भरते हैं, उसमें क्या होता है कि पानी से भी ठंडा करते हैं आप अपने रूम को और साथ में हवा से भी ठंडा करते हैं। सिर्फ फैन आपके पास लगा है तो वो एयर कूल्ड कंडेंसर हो जाएगा। पानी में आप जाके कूद जाओ, अपनी गर्मी दूर कर लो, वो क्या हो जाएगा, वो वाटर कूल्ड कंडेंसर हो जाएगा। क्लियर है? इतनी सी बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग आपके सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर में। किसमें आते हैं? सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर में। सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर, सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर, दो टाइप के कंडेंसर इसमें हमने आपको बताया। एक हमने आपको बताया हॉरिजॉन्टल, एक हमने आपको बताया वर्टिकल, है ना। हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज, वर्टिकल यानी कि आपका ऊर्ध्वाधर, खड़ा खड़ा, है ना। तो आप देखिए हॉरिजॉन्टल की अगर हम लोग बात करें तो जो इसमें आपको पूछा जाता है, अभी मैं फिगर आपको दिखा दूंगा, है ना, फिगर दिखा के भी पूछा जाता है कि किस टाइप का कंडेंसर है। फिलहाल जो हॉरिजॉन्टल में आपका पूछा जाता है कि भैया आपकी ट्यूब, मान के चलिए आपके पास एक ऐसा क्या है, आपके पास शेल है, ये शेल एंड ट्यूब टाइप है ना, तो ऊपर वाला जो पार्ट हो जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, जिसमें पूरा बंद होता है। फिर अंदर पतली 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 क्या होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूब बोलते हैं। तो देखिए जो आपका सेल हो गया और ट्यूब हो गया, तो ट्यूब का डायमेंशन आपसे पूछा जाता है कि ट्यूब कितनी मोटी मोटी होती है। तो क्या ट्यूब आप 15 mm 10 mm रखेंगे तो क्या वाटर उसमें अच्छे से सर्कुलेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कम से कम जो आपको ट्यूब रखना है वो रखना है 20 से 25 mm। 20 से 25 mm आप क्या रखेंगे, ट्यूब का डायमेंशन रखेंगे, है ना। 20 से 25 mm क्या रखेंगे, ट्यूब का डायमेंशन रखेंगे। अब ट्यूब का डायमेंशन 20 से 25 mm, इससे कम नहीं रखना है, 25 से 30 भी हो सकता है लेकिन कम नहीं, क्योंकि जैसे जैसे एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा तो आपकी कूलिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ये तो आपको पता होगा। अब देखिए ये ट्यूब है, ये आपका क्या है, सेल है। तो एक सवाल आपका और बनता है कि सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट कहां बहता है और वाटर कहां बहता है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, वाटर को हमेशा, किसी भी टाइप के वाटर कंडेंसर में वाटर को हमेशा आप सेपरेट अंदर छुपा के रखोगे। क्यों अंदर छुपा के रखोगे? क्योंकि वाटर को जो है वो आपको संभाल के रखना पड़ेगा, कैरी करके रखना पड़ेगा, क्योंकि उसको बाहर निकालना है। और रेफ्रिजरेंट आपका क्या है, वो तो गैस है, गैस अवस्था में है, वेपर अवस्था में, वाष्प अवस्था में, उसको कैसे भी आप छोड़ दोगे वो टकराता हुआ, इधर उधर टकराता हुआ क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन होके उसके बाद क्या बनेगा, वो लिक्विड बन जाएगा। तो ट्यूब में हमेशा आप क्या रखोगे, ट्यूब में आप क्या रखोगे, ट्यूब में आप रखोगे वाटर, वाटर यानी कि जल, है ना। ट्यूब में आप क्या रखोगे, वाटर, और सेल में आप क्या रखोगे, रेफ्रिजरेंट। सेल में आप क्या रखोगे, रेफ्रिजरेंट रखोगे, ठीक है। तो सेल में रेफ्रिजरेंट आपको रखना है ना। देखिए किसी भी कंडेंसर में, अभी हम लोग काउंटर फ्लो पढ़ेंगे वहां पे भी देखेंगे, है ना। अभी तो हम लोग सेल एंड ट्यूब देख रहे हैं। अब वर्टिकल में सेम कंडेंसर यही होता है ना। अब इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा ड्रॉबैक ये होता है कि रेफ्रिजरेंट को खुद ट्रैवल करके हर जगह पे क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है, टच करना पड़ता है, उसके बाद आउटलेट से क्या होता है, वो रिसीवर में निकलता है। लेकिन अब यही आपका उठा के वर्टिकल कर देंगे हम लोग, उठा के क्या रख देंगे, वर्टिकल रख देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ग्रेविटी के द्वारा ऑटोमेटिक, ग्रेविटी के द्वारा यानी कि गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका रेफ्रिजरेंट वाटर से टकराता हुआ नीचे की तरफ आता चला जाएगा, है ना। बाकी आपका चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, दोनों आपका कंडेंसर वही है। ये स्थिति के आधार पर हमने क्या किया है, इसको दो भागों में
बांट दिया है। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी, है ना। ये देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका शेल एंड ट्यूब टाइप का कंडेंसर है जो कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखा हुआ है सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर, सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। अब देखिए, पानी है ना, लिक्विड रेफ्रिजरेंट जब आपका बनेगा तो यहां से क्या होगा, बाहर आएगा, और अंदर कहां से आएगा, यहां से। कहां से आएगा अंदर, यहां से आपका लगा हुआ है कंप्रेसर, यहां पे मैं ऐसे बना देता हूं। यहां पे कंप्रेसर से क्या होगा, इनलेट होगा आपका वेपर रेफ्रिजरेंट, और कंप्रेसर से अंदर आने के बाद सबसे पहले क्या होगा, टकराएगा आपके ट्यूब से। कैसी ट्यूब से, ऐसी ट्यूब जो पहले से पानी से भरी हुई है ना, पहले से क्या हुई है, पानी से भरी हुई है। यहां से क्या लिखा हुआ है, कूलिंग वाटर इन, यहां से क्या होगा, कूलिंग वाटर अंदर जाएगा, और इन वाटर ट्यूब से टकराता हुआ आपका रेफ्रिजरेंट, टकराता हुआ, पहले इस ट्यूब से टकराएगा, फिर नीचे आएगा, फिर अंदर जाएगा, इस ट्यूब से ऐसे टकराता हुआ इधर से उधर, इधर से उधर टकराता हुआ आपका क्या होगा, यहां आते आते क्या बन जाएगा, वो लिक्विड बन जाएगा। यानी कि अपनी सारी ऊष्मा किसको दे देगा, वो आपके ट्यूब को दे देगा, वाटर को दे देगा। और वाटर क्या करेगा, यहां से निकल करके लास्ट में वाटर को ऊपर क्यों हम लोग एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि वाटर गर्म हो जाएगा तो हल्का हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो हल्का हो जाएगा, ऊपर उठने लगेगा, इसलिए हम लोग इधर से क्या करेंगे, कूलिंग वाटर को बाहर निकाल लेंगे, है ना। यही सेम सेम सिर्फ सिर्फ यही है आपका क्या, कंडेंसर, है ना, हॉरिजॉन्टल शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। आगे देखें, ये क्या है आपका, वर्टिकल, है ना, ये क्या है आपका, वर्टिकल, कोई अंतर नहीं है वर्टिकल शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर में, शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर कोई अंतर नहीं, है ना। यहां पे भी आप देखेंगे कैसे पतली पतली प्लेट लगी हुई हैं, पतली पतली आपकी प्लेट लगी हुई हैं, और यहां पे भी आपका क्या है, वेपर रेफ्रिजरेंट जो है आपका क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है। क्लियर है, यहां पे भी आपका पानी का सप्लाई होगा, यहां पे भी आपका रेफ्रिजरेंट उन्हीं ट्यूब से टकरा करके अपनी ऊष्मा को देगा वाटर को। क्लियर है। अब आगे हम लोग बढ़े, आगे बढ़ा जाए। अगला टॉपिक क्या है आपका, शेल एंड क्वाइल। शेल एंड कंडेंसर। अच्छा, अब ये सब मैं नहीं लिखवा रहा हूं ना कि सेल एंड क्वाइल टाइप कंडेंसर एक प्रकार का वाटर ट्यूब कंडेंसर है, वाटर टाइप कंडेंसर है, इसमें आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो पानी के तहत ठंडा होता है, ये सब तो अंडरस्टूड है। मैंने स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन इसीलिए मैंने बताया है कि लिखने से अच्छा इफेक्टिव नोट्स आपकी ऐसे तैयार होगी। तो सेल एंड क्वाइल टाइप कंडेंसर में सिर्फ इतना अंतर है कि एक बड़ा सा सेल होता है, बड़ी सी आपके पास हो गई क्या, सेल, और सेल के अंदर क्या लगी हुई है आपकी, क्वाइल लगी हुई है। सेल के अंदर क्या लगी हुई है आपकी, क्वाइल लगी हुई है। क्वाइल में आपका क्या रहेगा, वाटर रहेगा, क्वाइल में आपका क्या रहेगा, वाटर रहेगा, और सेल में आपका क्या रहेगा, रेफ्रिजरेंट रहेगा। सेल में आपका क्या रहेगा, रेफ्रिजरेंट रहेगा। ये क्या है, आपका सेल है, और ये क्या है, आपकी क्वाइल है। ये क्या है, आपका क्वाइल है ना। एक सवाल आपसे और पूछा जाता है ना, ठीक है, हमारे पास सेल एंड ट्यूब टाइप था, सेल एंड क्वाइल टाइप में जो क्वाइल आपने बनाया ये किस मटेरियल का बनाया सर, तो ये दो मटेरियल, किसी भी एक मटेरियल का हो सकता है, या तो कॉपर का होगा Cu, या एल्युमिनियम का होगा। लिखवा दूं, देखिए, क्वाइल या तो कॉपर या एल्युमिनियम का बना होता है, बना होता है। क्वाइल किसकी बनी होगी, या तो कॉपर की बनी होगी, या तो आपका एल्युमिनियम का बना होगा, कहीं कहीं आपको स्टील भी देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, कहीं कहीं आपको क्या होगा, स्टील भी देखने को अगर मिल जाता है तो वो भी क्या है, आपका सही आंसर होगा, स्टील भी आपका देखने को मिल जाता है। आपका जो क्वाइल है, क्वाइल में वाटर होता है, और शेल में रेफ्रिजरेंट होता है। क्लियर है,
इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है सेल एंड कॉइल टाइप वाटर कंडेंसर में। ये भी एक प्रकार का क्या है, आपका वाटर कंडेंसर है। ये देखिए यहां पे आप देखेंगे कि वेपर रेफ्रिजरेंट, आपकी जो रेफ्रिजरेंट है जो कि वाष्प बनी हुई है, और ये कहां से आ रही है, यहां पे इसने नहीं बताया है कहां से आ रही है। ये आपकी आ रही है कंप्रेसर से। कंप्रेसर से क्या है, अंदर हुई आपकी वेपर रेफ्रिजरेंट, और यहां से इस कॉइल में क्या बह रहा है, पानी बह रहा है ना। इस कॉइल में क्या बह रहा है, पानी बह रहा है, और इस पानी से टकराते हुए चारों तरफ घूमते हुए अब कॉइल में क्या होगा कि बहुत अच्छे से सर्कुलेट होगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे आपका रेफ्रिजरेंट आते आते ठंडा हो जाएगा। जब नीचे आते आते ठंडा हो जाएगा तो इसी पात्र में क्या हो जाएगा, किनारे इकट्ठा हो जाएगा। वो एक किनारे इकट्ठा हो जाएगा तो इधर से हम लोग लिक्विड रेफ्रिजरेंट को बाहर निकाल लेंगे, और इधर से कूलिंग वाटर को हम लोग क्या करेंगे, भेजेंगे। इधर से क्या करेंगे, कूलिंग वाटर को भेजेंगे। अब क्यों भेजेंगे इधर से हम लोग कूलिंग वाटर को, नीचे से निकाल क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर भेजेंगे नहीं तो रेफ्रिजरेंट आपका आउट नहीं होगा। जैसे ही आप अगर वाटर को, हो सकता है कि आप इधर से बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो रेफ्रिजरेंट भी बह करके क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। इसलिए अगर हमको रेफ्रिजरेंट को इधर निकालना है तो क्या करना है, इधर से कूलिंग वाटर को भी ठेलना है ना, प्रेस करना है। इधर से जब प्रेस होगा ये, तो बाकी इधर ऊपर जो बचा हुआ लिक्विड रहेगा उसको जहां जगह बचेगी उधर से निकलने की कोशिश करेगा, है ना। यही काम होता है हमारा। फिलहाल ये सारा आपका, ये क्या है आपका, यहां से कूलिंग जो वाटर है आपका वो सिर्फ और सिर्फ किस में जाता है, आपके कॉइल में जाता है ना। और नीचे के साइड जैसा ही आपका एंटर करता है वाटर तो उस समय बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, और हमको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडे वाटर की ज़रूरत भी है, क्योंकि लास्ट में आते आते आपका रेफ्रिजरेंट लिक्विड बन ही जाना चाहिए, तभी वो जा करके कहाँ इकट्ठा होगा, फिर यहाँ से निकलने के बाद कहाँ जाएगा, आपके रिसीवर में जाएगा। रिसीवर में जाएगा, क्लियर है। अब आपके पास क्या आ गया, ट्यूब टाइप कंडेंसर, है ना, डबल ट्यूब। डबल ट्यूब वाटर कंडेंसर। डबल ट्यूब वाटर कंडेंसर में इस प्रकार से डबल ट्यूब लिखा हुआ है। हमने आपको बताया था कि जो ट्यूब के अंदर वाला पार्ट रहेगा ना, उसमें आपका क्या बहेगा, पानी बहेगा। यानी कि अंदर वाली ट्यूब में क्या रहता है, पानी रहता है। अब हम लोग जो बाहर वाली ट्यूब है उसमें क्या डालेंगे हम लोग, उसमें हम लोग डालेंगे रेफ्रिजरेंट। बाहर वाली ट्यूब में आपका क्या रहेगा, रेफ्रिजरेंट रहेगा। बाहर वाली ट्यूब में क्या रहेगा, रेफ्रिजरेंट रहेगा। अंदर वाली ट्यूब में क्या रहेगा, आपका पानी रहेगा। सिर्फ इसमें अंतर यह है कि अगर आपके पास पानी और रेफ्रिजरेंट को एक साथ आप बहा रहे हैं, है ना, जैसे कि आपका ये रेफ्रिजरेंट भी इधर जा रहा है और पानी भी इधर जा रहा है, तो इसको हम लोग पैरेलल फ्लो डबल ट्यूब वाटर कंडेंसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैरेलल डबल ट्यूब वाटर कंडेंसर। वाटर कंडेंसर ये पैरेलल हो गया। अब मान के चलिए कि आपके पास एक बड़ी ट्यूब है, बड़ी ट्यूब है, उसमें एक छोटी ट्यूब आपने इंसर्ट की। छोटी ट्यूब में हमेशा पानी रहेगा, इधर आपका वाटर सर्कुलेट हो रहा है, इसके अपोजिट साइड में आप क्या किया, आपने रेफ्रिजरेंट दे दिया। इसके अपोजिट साइड में आपने क्या किया, रेफ्रिजरेंट दे दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, काउंटर फ्लो। काउंटर फ्लो डबल ट्यूब वाटर कंडेंसर, डीटी वाटर कंडेंसर, है ना, ये काउंटर फ्लो वाला हो जाएगा। क्लियर है। यहां फिगर में आप देख रहे हैं कूलिंग वाटर आउट दिखाता हुआ दिख रहा है और वेपर रेफ्रिजरेंट अंदर दिखाता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, ये काउंटर फ्लो है, ये पैरेलल नहीं है। पानी के जस्ट अपोजिट में क्या हो रहा है, आपका रेफ्रिजरेंट जा रहा है, और ये ट्यूब ऐसे ऐसे बीच बीच में क्या होंगी, मुड़ी हुई सी रहेंगी, और यहां आते आते क्या हो जाएगा, आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट बाहर निकल जाएगा। ये हो गया आपका लिक्विड डबल ट्यूब टाइप वाटर कंडेंसर, है ना, क्लियर है। अब हमारा क्या बचा, अब हमारा बचा इवापोरेटिव कंडेंसर। ये है आपके सामने इवापोरेटिव कंडेंसर। इवापोरेटिव कंडेंसर
इवापोरेटिव कंडेंसर का हमने एग्जांपल बताया कि आप गर्मियों में कूलर का इस्तेमाल करते हैं पानी भर के, तो आप हवा भी ले रहे हैं, एयर का भी यूज कर रहे हैं, साथ में वाटर कूलिंग का भी मजा ले रहे हैं। अगर आपको सिर्फ पानी में कूद करके अपने शरीर की गर्मी दूर करनी है तो वो वाटर ट्यूब कंडेंसर हो जाएगा, वाटर टाइप कंडेंसर हो जाएगा। सिर्फ फैन आप यूज कर रहे हैं तो वो एयर हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से इसमें आप ध्यान से देखिए, यहां से हम लोग अंदर एयर भेज रहे हैं, इस फिगर को ध्यान से समझिएगा। यहां से क्या हो रहा है, अंदर एयर एंटर करा रहे हैं, है ना, अंदर एयर एंटर करा रहे हैं। और साथ में आप देखोगे कि यहां से हम लोग वाटर भी क्या कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, वाटर भी क्या कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, है ना। अभी भी कुछ कंट्रीज में जहां बहुत गर्म कंट्रीज है वहां पे इसका उपयोग किया जाता है कि वाटर स्प्रे जो है आपका जो है छिड़काव किया जाता है सड़कों पे। तो वो क्या हो रहा है वहां पे, इवापोरेटिव कूलिंग कहलाती है वो, है ना, इवापोरेटिव कूलिंग, इवापोरेटिव कूलिंग। क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है तो जो आपका वायुमंडल है वहां से जितनी भी नमी है वो क्या है, वो खींच रहा है वो। तो हम ऑलरेडी क्या करते हैं वहां पे, बहुत ज्यादा वाटर वेपर क्या करते हैं, बहुत ज्यादा वाटर वेपर सप्लाई करते हैं। क्लियर है। अब देखिए, यहां से हमने अंदर से हवा दिया और ऊपर से क्या किया, हमने पानी का छिड़काव किया नोजल से। अब यहाँ पे क्या है आपका, इस ट्यूब में क्या है आपका, रेफ्रिजरेंट भरा हुआ है। इधर से हवा जा रही है, उधर से पानी आ रहा है, तो और ज्यादा ठंडा इसको लगेगा ना। कूलर आपको ज्यादा कंफर्ट देता है एज कंपेयर टू फैन गर्मियों के महीने में। तो यहां से क्या होगा कि वाटर कुछ हीट अपनी वाटर क्या करेगा, इसको देगा, रेफ्रिजरेंट को खींचेगा, है ना। रेफ्रिजरेंट तो गर्म है तो क्या करेगा, कुछ हीट वाटर खींच लेगा, कुछ हीट एयर खींच लेगा, तो ज्यादा अच्छे से इफेक्टिव कूलिंग हमारी हो पाएगी किसकी, आपके रेफ्रिजरेंट की, है ना। बाकी यहाँ पे आप देखोगे कि एयर को बाहर निकालने के लिए एक फैन लगा होता है, एयर को बाहर निकालने के लिए एक फैन लगा होता है, और यहाँ पे एक प्लेट लगी होती है, एक प्लेट लगी होती है जो कि क्या करती है, वाटर एलिमिनेटर प्लेट्स होती है ना, जिससे कि सिर्फ हवा हवा बाहर जा पाए। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे नोजल लगा हुआ है, यहाँ से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, और जब नोजल से पानी का छिड़काव किया जाए तो बहुत पतली पतली, बहुत फाइन स्प्रे के रूप में वो निकलता है, और यहाँ पे अगर फैन लग गया तो उस पानी को भी क्या कर लेगा, वो खींच लेगा, ऊपर उड़ा ले जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इसमें वाटर एलिमिनेटर प्लेट्स लगाते हैं, जो कि पानी को एयर के साथ ऊपर उड़ने से रोकता है। अब हवा इधर से तेजी के साथ बह रही है, हवा यहां से खींच रहा है, फैन एग्जॉस्ट लगा हुआ है, तेजी के साथ बह रही है, और यहाँ पे स्प्रे आपका पानी का छिड़काव करेगा, तो ये पानी भी क्या होगा, ऊपर की तरफ जाने लगेगा। ये ऊपर ना जाए, नीचे आए, इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, वाटर एलिमिनेटर प्लेट्स लगाते हैं। ये होती है आपकी इवापोरेटिव कूलिंग। क्लियर है, वाटर प्लस एयर, वाटर प्लस एयर। अब आपसे सवाल पूछेगा, सवाल क्या पूछेगा आपसे, सवाल ये पूछेगा कि क्या, कौन सा एलिमेंट आपके इवापोरेटिव कूलिंग में लगा होता है, इवापोरेटिव कंडेंसर में। तो सबसे पहले पंप लगा होता है, किसको कैरी करने के लिए, तो वाटर को कैरी करने के लिए, वाटर को भेजने के लिए स्प्रे नोजल तक, वाटर को स्प्रे नोजल तक भेजने के लिए वाटर पंप लगा होता है, जो कि जुड़ा होता है किससे, आपके वाटर टैंक से, जो कि उसी कंडेंसर का पार्ट होता है, कहीं बाहर नहीं होता है, वो सारा उसी कंडेंसर के अंतर्गत आता है। साथ में आपका स्प्रे नोजल से जस्ट ऊपर क्या लगा होता है, आपका वाटर एलिमिनेटिंग प्लेट लगी होती है। उसका काम क्या होता है कि सिर्फ हवा हवा अंदर जाने पाए। एक ब्लोअर लगा होता है, एक फैन लगा होता है, जो कि आउटपुट, जहां से आपका हवा बाहर निकले, इनलेट पे आपको नहीं टिक करना है, इसीलिए मैं फिगर दिखा रहा हूं, है ना। अब मैं बहुत ज्यादा लिखवा नहीं रहा हूं, कुछ नहीं लिखवा रहा हूं, मैंने चीजें समझा दी, दिखा दी। अब ये आपका काम है कि आप लिखो। चलो भाई आगे बढ़ें। तो आपका लगभग कंडेंसर का टॉपिक कवर हो गया है। पिछली क्लास में भी बहुत सारा कंडेंसर हमने एयर टाइप पढ़ा था। अब कंडेंसर के जस्ट बाद वाली डिवाइस है रिसीवर। तो रिसीवर को हम लोग कोई अलग क्लास नहीं बनाएंगे, कोई अलग चैप्टर है नहीं, क्योंकि बहुत छोटा सा है रिसीवर। रिसीवर कहाँ लगा होता है, तो रिसीवर आपका लगा होता है कंडेंसर के जस्ट बाद। देखिएगा, ये आपका रिसीवर है, ये क्या है, आपका रिसीवर है। यहां पे आपका लगा है कंडेंसर, कंडेंसर से आपका रेफ्रिजरेंट, अभी पीछे हमने कंडेंसर पढ़ा, कंडेंसर में जब घुसता है आपका रेफ्रिजरेंट तो होता है गैस, वेपर फॉर्म में। कंडेंसर का काम ही है कि उस वेपर को क्या करना, लिक्विड बना देना, पानी बना देना, द्रव बना देना। द्रव बना करके कंडेंसर क्या करेगा, भेजेगा। तो सबसे पहले एक स्टोरेज टैंक होगा,
उसी स्टोरेज टैंक को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसीवर बोलते हैं। उसी स्टोरेज टैंक को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसीवर बोलते हैं। और कंडेंसर में आता कहां से है आपका रेफ्रिजरेंट, तो वो आता है कंप्रेसर से, वो आता है आपका कंप्रेसर से। कंप्रेसर में आता कहां से है, तो वो आता है आपका इवापोरेटर से। इवापोरेटर कूलिंग मीडियम होता है, जो कि अब अगला चैप्टर हमारा इवापोरेटर का ही होने वाला है। हर एक डिवाइस को हमको पढ़ना है। उसके बाद हम अपने एप्लीकेशन में आएंगे, स्प्लिट एसी पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेटर पढ़ेंगे, कार एसी पढ़ेंगे, विंडो एसी पढ़ेंगे। उसके बाद पहले तो इन सबको समझना पड़ेगा ना। तो हमने क्या किया, कंडेंसर कवर कर लिया है। और ये आपका क्या है, रिसीवर है। रिसीवर भी हम इसी में बता देते हैं। रिसीवर बहुत बड़ा एलिमेंट नहीं होता है, बस स्टोरेज का काम करता है। रिसीवर के जस्ट बाद हमारा कहां पे जाता है, एक्सपेंशन वाल्व पे जाता है आपका रेफ्रिजरेंट। उसके बाद इवापोरेटर को सप्लाई हो जाता है। कुछ इस तरीके से आपका रेफ्रिजरेंट क्या करता है, सर्कुलेट करता है। यहां पे आपका रेफ्रिजरेंट जब आता है तो वो होता है लिक्विड, लिक्विड। और जैसे ही इवापोरेटर में पहुंचता है, जहां पे आपकी फल रखी हैं, आपकी सब्जियां रखी हुई हैं, वहां से हीट को क्या करेगा, खींचेगा। अब लिक्विड हीट को खींच लेगा, यानी लिक्विड के अंदर आप हीट दे दोगे तो क्या बन जाएगा, ऑलरेडी गैस बन जाएगा। तो ये क्या बन जाता है, वेपर बन जाता है ना। और टेम्परेचर इसका क्या होता है, लो टेम्परेचर। इधर वाला क्या होता है, हाई टेम्परेचर। अब वेपर बन जाएगा तो कंप्रेसर क्या करेगा, वेपर को बढ़िया से कंप्रेस करके कंडेंसर में भेज देगा। कंडेंसर की वही प्रणाली जो हमने पीछे पढ़ी। अब देखिए रिसीवर क्या होता है। रिसीवर एक प्रकार का स्टोरेज है, स्टोरेज है रेफ्रिजरेंट का, रेफ्रिजरेंट का। कहने का मतलब यह है कि कंडेंसर से आपका रेफ्रिजरेंट निकला, अब जरूरत है इवापोरेटर को कम ही, लेकिन कंडेंसर तो अपना काम लगातार जारी किया हुआ है। कंडेंसर के पास बहुत सारा रेफ्रिजरेंट इकट्ठा हो गया, तो एक हमको ऐसी जगह चाहिए, एक ऐसा टैंक चाहिए जहां पे हम रख सकें आपके रेफ्रिजरेंट को, जिससे कि जब जितनी मात्रा हो सके तब एक्सपेंशन वाल्व उसके अकॉर्डिंग क्या करे, इवापोरेटर को भेजे। वही काम आपका क्या होता है, रिसीवर का होता है ना। लिक्विड रेफ्रिजरेंट को एक टैंक में क्या करना, स्टोर करना ही क्या कहलाता है, आपका रिसीवर कहलाता है। क्लियर है, क्लियर है भाई। चलिए, जो इसका टैंक बना होता है ना, जो इसका टैंक बना होता है ना, वो स्टील का बना होता है, स्टील का बना होता है। देखेंगे आप लोग यहाँ पे क्या है, फ्रॉम द कंडेंसर, ब्लैक एरो से है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। तो हमने वही ना बताया आपको कि ये कहां से निकलता है, फ्रॉम कंडेंसर। फ्रॉम कंडेंसर कहां से निकल रहा है, कंडेंसर से। कंडेंसर से निकला, रिसीवर में गया, फिर रिसीवर में जाके स्टोर हुआ। ये देखिए स्टोर हो गया, स्टोर हो गया। ये रेफ्रिजरेंट है, स्टोर हो गया। फिर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक वाल्व लगी हुई है। यहां से क्या होगा, ये बाहर निकलेगा लिक्विड लाइन की तरफ। किधर जाएगा, आपके एक्सपेंशन वाल्व में जाएगा। फिर उसके बाद कहां जाएगा, आपके इवापोरेटर में जाएगा। वही पूरा सीन है ना। ये सर्कल याद रखेंगे तो सारे सवाल आपके बन जाएंगे। अब देखिए रिसीवर जो होता है वो होता है स्टील का है, एक प्रकार का स्टोरेज टैंक है भैया, ठीक है। रिसीवर भी आपका दो प्रकार का होता है ना। एक सर्ज टाइप का होता है, एक फ्लो थ्रो टाइप का होता है। सर्ज टाइप का मतलब ये है कि आपको स्टोर करना है, जब जितनी जरूरत हो उतना देना है। जैसे ये क्या है आपका, यहां पे आया, अंदर हुआ, जब जितनी जरूरत हुई तब उतना क्या होगा, बाहर जाएगा, है ना। सर्ज टाइप का हो गया, सर्ज का मतलब है स्टोरेज टाइप। तो रिसीवर, रिसीवर दो प्रकार का होगा, सर्ज टाइप का और एक होगा फ्लो थ्रो टाइप का। फ्लो थ्रो टाइप। अब सर्ज टाइप का मतलब यह है कि स्टोरेज का काम करेगा। यहां पे आपका रेफ्रिजरेंट आया, इकट्ठा हो गया, अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब हमारा बाहर जाएगा। ये सर्ज टाइप का हो गया। फ्लो थ्रो टाइप का मतलब ये होता है कि यहां से आपका कंडेंसर से रिसीवर में आया रेफ्रिजरेंट, और यहां नीचे साइड एक आउटलेट बन जाए, तो जितना रेफ्रिजरेंट अंदर घुसेगा तुरंत बाहर चला जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लो थ्रो बोलेंगे। जितना अंदर गया, है ना, जितना रिसीवर में अंदर गया आपका रेफ्रिजरेंट उतना बाहर चला जाए, कहीं पे कोई स्टोरेज की व्यवस्था ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लो थ्रो बोलेंगे। कैसे पहचानेंगे आप सर्ज टाइप के, सर्ज टाइप को पहचानने का तरीका यही है कि आपको दिख जाएगा अपने आंख से, अपने दिमाग में समझ में आएगा कि यहाँ पे रेफ्रिजरेंट आएगा तो तुरंत नहीं बह जाएगा, जब जितनी जरूरत होगी तब यहाँ ऊपर निकलना है ना। अगर नीचे होता तब तो फ्लो थ्रो टाइप का हो जाता, जितना अंदर गया उतना बाहर निकलना तय है। क्लियर है। तो इसका जो इनलेट और आउटलेट दोनों वाल्व है वो एक ही जगह होता है, एक ही लाइन पे होता है ना, एक ही लाइन पर होता है इनलेट और आउटलेट। इसमें क्या होता है, अलग अलग होता है।
यानी कि अलग अलग सरफेस पे होता है। ये एक ही सरफेस पे हो गया इनलेट और आउटलेट, तो ये क्या हो गया, सर्ज टाइप हो गया। अगर ये फ्रॉम कंडेंसर यहां से यहां लग जाए या आपके यहां लग जाए, जितना आएगा उतना चला जाएगा, तो ये फ्लो थ्रू टाइप का हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग जगह आपका इनलेट और आउटलेट वाल्व लगा होता है। ये होता है भाई आपका रिसीवर। रिसीवर के बारे में लगभग सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं। सेफ्टी के लिए रिसीवर में आपको ये ध्यान रखना है कि 85% से ज्यादा, है ना, 80 to 85% से ज्यादा आपको रिसीवर को फिल नहीं करना है। ऐसा नहीं कि रिसीवर आपका पूरा यहां तक फुल हो गया, नहीं, 80 to 85% ही आपको फुल करना है, बहुत ज्यादा भर के नहीं रखना है। क्लियर है। इसके अलावा इसमें लिक्विड इंडिकेटर लगा होता है, प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा होता है। भाई लिक्विड आपका कितना पहुंचा, इसके लिए आपका यहाँ पे फ्लोट वाल्व लगा होता है। जैसे पेट्रोल टैंक में है ना कि आपको पता चलता रहता है कि पेट्रोल आपकी गाड़ी में कितना है, उसी प्रकार से इसमें भी पता, अंदर तो कोई घुस के देखेगा नहीं, तो इसके कुछ कंपोनेंट में आपकी फ्लोटिंग डिवाइस हो सकती हैं, प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा होता है। ये सारे इक्विपमेंट्स में इसमें व्यवस्था रहती है जिससे कि एक समान रीडिंग, लगातार रीडिंग आपको मिलती रहे। ये आपका कंडेंसर और रिसीवर है ना, ये आपका कंडेंसर और रिसीवर का काम क्या हुआ भाई, कंप्लीट हुआ, है ना। चलिए, तो इतनी सी बात थी कंडेंसर और रिसीवर के बारे में। अब देखिए ये रिसीवर ऐसे रखा हुआ है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रिसीवर बोलेंगे। अब इसमें क्लासिफिकेशन मत करवाइए आप लोग, इतना आप लोगों को अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर इसको हम लोग ऐसे खड़ा कर देंगे तो वर्टिकल रिसीवर हो जाएगा, ये ऐसे है तो ये हॉरिजॉन्टल रिसीवर हो जाएगा। क्लियर है। और वर्टिकल हो जाएगा तो स्मॉल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। कैसे, वर्टिकल हो गया तो छोटा हो गया, ऐसे है तो बहुत ज्यादा जगह घेरा है। आप घर बनाते हो, मकान बनाते हो, तो एक मंजिल के ऊपर दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, कई सारे रूम बन जाते हैं कम जगह पे। वर्टिकल है तो कम, वर्टिकल है तो छोटा, हॉरिजॉन्टल है अगर 10 कमरे आपको बनाने तो ज्यादा जगह हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल है तो बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, है ना। और अगर आपके पास वर्टिकल है तो वो छोटा होगा, छोटा हो। ये सब अंडरस्टूड है, ये सारी चीजें क्लियर हैं। यही आपको बताना था, जो कि लगभग अब कवर हो चुका है कंडेंसर का पार्ट। आगे के क्लासेस में हम लोग इवापोरेटर के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। इवापोरेटर, इवापोरेटर जाएगा 2 से 3 लेक्चर। इवापोरेटर जाएगा, इवापोरेटर वाला पार्ट कौन सा है, ये है। इवापोरेटर कूलिंग डिवाइस है ना, जो कि ठंडा करने का काम करती है। देखिएगा अगले क्लास में हम लोग इवापोरेटर पे चर्चा करेंगे। ये वाला पार्ट, ठीक है। लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पर कूलिंग का काम, जो कि हीट को खींचने का काम करता है, और इवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट क्या करता है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जुड़ेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।